श्रीमती निर्गुण का जीवन वृत्त लिखते हुए मैं अक्सर उनसे मिला करता था। एक दिन दोपहर में लगभग 2:30-3 बजे होंगे, वे अचानक मेरे घर आ गईं और बोली, अब तो देवता ही राक्षस बन गए हैं बाबूजी। इस नसबंदी ने तो डाकू खसम से भी कहीं ज्यादा हमारी इज्जत जाने लूटी है। ऐसी अंधेर तो आज तक नहीं हुई। कांग्रेस वाले इस तरह से बदल कैसे गए? मैंने हंसकर कहा, आपने अगर अपनी मर्जी से जात बदली है तो और कोई अपनी मर्जी से अपने आप को क्यों नहीं बदल सकता है? निर्गुनिया जी हंसने लगी। फिर कहा, मेरी जात तो कामदेव की ज्वाला में भस्म हो गई शर्मा जी। मैंने छोड़ी कहाँ, वो तो अपने आप छूट गई। औरत, पानी और काठ का कोई रूप नहीं होता, उन्हें जैसे ढालो वैसे ढल जाते हैं। एकाएक जैसे उन्हें उत्तेजना चढ़ने लगी और कहने लगी, और आपके यहाँ ये ऊंची जात वाले पुरुष लोग तो साले दिन में 50-50 बार अपनी जातें छोड़ते रहते हैं। कहीं औरतों पर मुंह मारते हैं और कहीं उनकी गाढ़ी कमाई के पैसों पर। जिसका धर्म ईमान कायम नहीं हो सकता, उसकी जात भला कायम कैसे रह सकती है? चाहे वे नाम का हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन, कोई भी हो साला। मैं समझ गया कि निर्गुण को बात कहीं गहरे में चुभी है। उनकी उत्तेजना को शांत करने के लिए मैंने कहा, निर्गुनिया जी, बात तो मैंने परिवर्तन की दृष्टि से कही थी, और ये परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। आप में कितना परिवर्तन हुआ शर्मा जी? बहुत। 7-8 बरस की उम्र में मेरा जनेऊ कर दिया गया था। उसके बाद मैं फल, मेवे और खोए की मिठाई के अलावा बाहर की कोई चीज नहीं खा सकता था। हर किसी के हाथ का पानी नहीं पी सकता था। लेकिन गांधी जी के आंदोलन काल में मेरी नौजवान उम्र ने ये सब ढकोसले छोड़ दिए। निर्गुनिया जी, मेरे निजी और पूरे समाज के जीवन में बहुत से परिवर्तन आ गए हैं इन 50 वर्षों में। भारतवर्ष का आदमी भी बदल रहा है। पिछड़े से पिछड़ा, धकियानूसी से धकियानूसी व्यक्ति भी अब इतना पिछड़ा नहीं रहा जितना कि उसका 100 बरस पहले का पुरखा था। निर्गुनिया जी कुछ शांत हुई। उन्होंने बात बदली। कहने लगी, अच्छा हटाइए इस चर्चे को। यह बतलाइए, आपने आगे कुछ लिखा है? बहुत दिनों से सुना नहीं था। घर से निकली थी बेटे के यहाँ जाने के लिए। रास्ते में आपकी सड़क पड़ी तो मैंने कहा कि आप ही से दर्शन किए जाएं। अच्छा, पहले कुछ चाय वाय पिला दीजिए, तो फिर मैं जम के सुनना चाहूंगी। चाय तो मैं आपको पिलाऊंगा ही निर्गुनिया जी, मगर आप चाहे तो वाय भी पिला सकता हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि भला चील के घोंसले में मांस कहाँ निकल सकता है, मगर आपने तो निकाल ही दिया। इसमें मेरा कोई करिश्मा नहीं है। जो बोतल मैं आपको भेंट देने के वास्ते लाया था, वह अब तक रखी है। दे दूं? नहीं नहीं, आपके घर में बैठकर यह तो तमाशे नहीं करूंगी। कम से कम एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां मन में कोई बुराई न पैदा हो सके। उस दिन मेरी पत्नी घर में नहीं थी, इसलिए चाय का औपचारिक सत्कार मात्र ही कर सका। फिर उन्होंने मेरे लिखे 2 अध्याय सुने। कहने लगी, यह किताब सुन सुनकर मुझे ये लगता है बाबूजी कि मैं अपनी नहीं बल्कि किसी गैर की कहानी सुन रही हूँ। लेकिन वह गैर भी बहुत कुछ अपना सा ही लगता है। अनुभवों का भोग करने वाला व्यक्ति हमारे भीतर सदा कोई और ही होता है। आपकी बात सच है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे भीतर के भोगने वाले जीव को ही अपने काम के वास्ते ज्यादातर चुनते हैं। अच्छा, ये बताइए निर्गुनिया जी कि आपने जब स्कूल खोला तो उसकी आपकी बस्ती में कैसी प्रतिक्रिया हुई? मेरे लेखन कक्ष में आराम कुर्सी पर पलथी लगाए बैठे हुए श्रीमती निर्गुनिया ने अपना दाहिना हाथ झटकते हुए मुझसे कहा,
अरे स्कूल की बात तो सुनाती ही रहूंगी, मगर इसी बीच में होने वाली एक घटना मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। हाय, उसके मारे कुछ दिनों तलक तो मेरे कलेजे में दिन रात होले डोले आया करते थे। वे क्या प्रसंग है निर्गुनिया जी? मेरे बूढ़े आर्यपुत्र ने कलेक्टर साहब को यह चिट्ठी लिखी थी कि मोहना डाकू मेरी धर्मपत्नी को भगा ले गया है और वह इस समय आपके शहर में है, उसे मेरे सिपुर्द किया जाए। यह सुनकर मैं भी धक रह गया। पूछा, उन्हें कैसे पता चला? बसंतु दरोगा उस दिन की घटना की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। जब बुद्धू घर को लौट आए तो और क्या करते? तरह तरह से अपने जी की भड़ासे उन्होंने जगह जगह पर निकाली होंगी। आर्यपुत्र उन्हीं से मंत्र सीखकर यह सब कार्यवाही कर रहे थे। खैर, एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर पर सीधे छोटे दरोगा साहब ही आए। उन्होंने कहा कि चलो, कलेक्टर साहब बुलाते हैं। अंग्रेज के दरबार में जाना आप तो जानते ही हैं कि उस जमाने में कैसा कठिन काम था। खैर, छोटे दरोगा इक्के पे बिठा के मुझे साहब की कोठी पर ले आए। तब तक साहब कचहरी से लौटे नहीं थे। मैं बरामदे में बैठी रही। साहब के आने पर मेरी पेशी हुई। साहब और मेम साहब दोनों ही बैठे थे। साहब ने बहुत रौब के साथ पूछा, तुम पंडित का बीबी है? सुनकर मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मेरी आंखों में से आंसू भर आए। हाथ जोड़कर कबूल किया कि हाँ। फिर धीरे धीरे उन्होंने सब पूछा और मैंने सब कुछ सच सच बतला दिया। यहाँ तक कि बसंतु की माँ और अम्मा के घर की सारी फजीहत भी रो रो कर बयान कर दी। साहब बोले, तुम अपना शौहर के पास जाना मांगता? मैंने तड़प कर कहा, 6-7 महीने से मेहतर के घर में ही रही हूँ और औरत को क्या वो लोग फिर से घर में रख लेंगे हुजूर? जात बिरादरी से निकाली तो जाऊंगी ही, और जो बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है हुजूर, उसका क्या होगा? इस तरह मैं कलेक्टर साहब से सारी बातें बिना शर्म संकोच के कह गई। फिर साहब क्या बोले? मैंने पूछा, क्या सब मेहतर लोग को मालूम है कि तुम मेहतर नहीं पंडित है? नहीं हुजूर, बतलाना भी नहीं चाहती। उन्हें जो यह बात मालूम हो गई तो मैं यहाँ भी नहीं रह पाऊंगी। अब जो भी मैंने किया सो तो कर चुकी हूँ। अब मैं दिल से ब्राह्मणी नहीं, मेहतरानी नहीं हूँ सरकार। हर तरह से अभागी हूँ। मेरे ऊपर तरस खाइए। मेरे भीतर जाने कहाँ से चतुराई समा गई बाबूजी कि मैंने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, जो गलती कर ली उसे तो निभाना ही पड़ेगा। मेम साहब बोली, मगर अब तो तुम्हारा मर्द डाकू हो गया है, तुमको छोड़ दिया। तुमको बाहर क्यों नहीं चला जाता? दूसरा किसी रेस्पेक्टेबल आदमी से शादी बना लो। मैंने सिर झुका के कहा, मेम साहब, जो गलती की उसका पछतावा तो जन्म भर ही रहेगा। अब एक और गलती करूं, ये कहाँ तक मुनासिब होगा? मैंने बतलाया कि मैं उस मर्द के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी गलती ने मुझे जन्म कैद दे दिया है। मैं क्या करूं? कह के सचमुच मुझे बहुत रोना आ गया शर्मा जी। मैं मेम साहब के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। इस पर मेम साहब भी मैं कुछ धीरे धीरे बातें होने लगी। फिर साहब ने कहा, तुम बोलता कि तुम आर्य समाज में रहता था। मैंने कहा, जी हाँ। वे बोले, तुम वहीं रहो। मैंने कहा, जी हुजूर। आड़े वक्तों में इसी बस्ती की गुल्लन दाई मुझ पर मेहरबान है। मैं उन्हें चच्ची कहती हूँ। वही मेरे काम आएंगी हुजूर। मेरा कोई और आसरा नहीं है हुजूर।
इस बस्ती से मुझे बिल्कुल मत छुड़वाइए। मैंने कहा कि यह तन कीड़ा बन ही गया है, तब उससे कम से कम कहीं का तो रहने दिया जाए। लेकिन कलेक्टर साहब मेहतर बस्ती में मुझे रखने पर किसी भी तरह राजी न हुए। मुझे आर्य समाज में ही रहने का हुक्म दिया। हाँ, इस बात पर वे जरूर राजी हो गए कि आर्य समाज अगर कोई बच्चों का स्कूल वहां खोले तो मैं उसमें पढ़ाने के लिए दूसरी औरतों के साथ साथ उसे भी जाने के लिए दे सकता हूं। इस तरह से मेरा फिर से वेद मंदिर में ही रहना आरंभ हो गया। मुझे तो एक तरह से खुशी ही हुई। स्वामी जी ने मुझे गुप्त दान देने वाली बात पर रिझे हुए थे। दोनों बहनें भी दिल से ही मेरी ही सहाय थीं। स्वामी जी बोले कि स्कूल के लिए हमें सरकार बाहर जमीन नहीं देगी। आखिर आर्य समाज भी तो देशभक्त संस्था है। ब्रिटिश जासूसी हमारी गतिविधियों को भी बराबर जांचा करते हैं। फिर भी कोई कलेक्टर के बाप की धौंस पड़ी है। जरूरत पड़ने पर तुम मसीता के घर में भी रहोगी। अरे जब बाल बच्चा होगा तो क्या वेद मंदिर में होगा? मसीता राम का घर सर्वोत्तम है। स्कूल भी वहीं खोलेंगे। जो पैसा इमारत बनाने में लगाते, उसी का कुछ अंश हम कुछ चार्ट, वेद मंदिर आदि लिखकर स्कूल की सजावट कर देंगे। सिलाई इलाई के लिए एक आध मशीन भी खरीदी जा सकती है। 2-1 मैं भीख मांगकर जल्दी ही जुटा लूंगा। तुम चिंता ना करो, स्कूल खुलेगा और शान से खुलेगा। जिस दिन खुलेगा उस दिन बस्ती में भी हवन होगा। स्वामी जी ने मुझे बतलाया कि कोई बड़े धुरंधर बोलने वाला महात्मा आर्यव्रत जी हैं। उनको अछूतोद्धार पर भाषण देने के लिए बुला लेंगे। निर्गुनिया मुझसे कहने लगी कि कलेक्टर की भेंट के बाद वह सहम गई थीं। उन्हें तरह तरह के भय सताने लगे। नौकरी से छुड़ाए जाने वाले बसंतु दरोगा ने अपने घर वापस लौटकर निर्गुनिया के संबंध में क्या कुछ अपवाद न फैलाए होंगे। बूढ़े आर्यपुत्र अपनी बदनामी है और जग हंसाई से पीड़ित होकर किसी पैसा चाटू वकील की सलाह से आज मेरे खिलाफ कलेक्टर को चिट्ठी लिखवाते हैं। कल को बदला लेने के लिए वे कोई दूसरा उत्पाद भी खड़ा कर सकते हैं। पैसा उनके लिए अर्थहीन है। मोहल्ले बिरादरी में निर्गुनिया जी के संबंध में एक में 4-4 बातें जोड़ तोड़ कर घर घर में फैली होंगी। एक तो वैसे ही दुनिया में निर्गुनिया कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रही थी और कलेक्टर का भय अब उसका दूसरा भय बन रहा था। मेहतर समाज में यदि निर्गुनिया जी की असली जात और पाप की बात खुल जाए तो क्या उस समाज में भी उसे स्वीकारा जा सकेगा? हर जातीय समाज की अपनी मर्यादा होती है। हर एक में प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। वह चाहती थी कि वह मोहन को लेकर कहीं अलग रहें, पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा ने उसे यह न करने दिया। वह अपने मामा के घर ही लाया। उसने अपने मामा मामी के पैर छुआए। मामी ने जो सख्तियां की उसमें मोहना की भी सहमति थी। मोहना कैसे एकांत में निर्गुनिया की जात की फजीहतें उड़ाया करता था। उन पिछली बातों के स्मरण मात्र से श्रीमती निर्गुनिया के शरीर में आज भी कंपन दौड़ गया था। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई थी। कहने लगी, बाबूजी, मैं पक्ष लेकर बात नहीं करती, पर सच ये है कि दुनिया में दूर दूर देशों तक औरत से बढ़कर और कोई भी ज्यादा गुलाम नहीं है। मैंने ब्राह्मण भी देखा और मेहतर भी देखा। मर्द सब जगह एक हैं, सांसें सब जगह एक हैं, सब जगह औरत की एक जैसी ही मिट्टी पलीत होती है। मैंने दलितों की समस्या को दोहरे ढंग से भोगा है। 70-72 की आयु के आसपास पहुंच चुकने वाली वृद्धा के मुख पर मानो उसका संपूर्ण जीवन उभर आया था। फिर खुद ही मुस्कुराई और बोली, कुछ भी कहिए, मुसीबतों का भी अपना एक मजा होता है।
मन न खोता है न बहकता है, एक चिंता की चक्की में बंधा बंधा चक्कर काटता रहता है। मैंने कहा, इसमें भला क्या मजा हो सकता है निर्गुनिया जी? एक स्थिति गतिहीन और दूसरी गतिबद्ध। मेरी बात इतनी आसानी से कट जाने वाली नहीं पंडित जी। चिंताओं से जकड़कर जो एक आठों पहर की टीस मन में उठती रहती है, वे बिना एक खूंटे से बंधे गहराती नहीं। टीस जब गाढ़ी हो जाती है तो अमृत बन जाती है। उस दिन निर्गुनिया जी बड़ी देर तक बैठी बैठी बातें करती रहीं। मैं उनके सायंकालीन दैनिक कार्यक्रम की चिंता करने लगा तो बोली, बरसों के बाद आज पहला दिन है कि मुझे शराब की लत नहीं हुई। आपने मुझसे अपने ही मन का ऑपरेशन करा के उसकी एक एक नस की पहचान करा दी। अब जो होना था वो हो चुका। जो गलती की उसे भगवान ने इज्जत आबरू से निभा दिया। अब झूठ बोल के या किसी से कुछ छिपा के मैं भला क्या करूंगी? मेरा कलेजा अब सुलग सुलग कर शिव जी की विभूति बन गया है। ये वे हंस कर कहने लगी। मुझे भी लगा कि श्रीमती निर्गुनिया ने सब कुछ खोकर भी कुछ पाया भी है। मुझे लगा कि उन्होंने अपनी कल्पना शक्तियों को एक भावबद्ध करके उन्हें असीमित रूप से जगा लिया है। पुरानी बातें बतलाते समय भी मैंने देखा कि उनकी आंखें कहीं दूर कुछ देखने में तल्लीन हो जाती थीं। बीच की बात अक्सर छूट जाती थी। कभी वे मुस्कुरा पड़ती थीं और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि आंखों आंखों में ही वे किसी से बात कर रही हैं। श्रीमती निर्गुनिया मुझे अपनी सारी सहजता में भी एक जगह असहज लगी। खैर, इस बार वे मेरे लिखने के लिए काफी मसाला दे गई थी। उनके द्वारा लिखे हुए समय समय के उद्गारों की कड़ियां उनकी बातें सुलझकर मेरा काम सुलझा गईं।